नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका का रक्त और हमारा शरीर। तो इस पाठ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में, हमारे शरीर के बारे में और रक्ता अल्पता से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में। तो काफी कुछ हम यहाँ पर रक्त के विषय में जान चुके हैं कि रक्त किस किस से बना होता है, कैसे रक्त का निर्माण शरीर में होता है, रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है। ये सारी चीजें हम अभी तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अब दीदी जो है एक मेन पॉइंट पर आई है अनिल को बताते बताते कि जब कभी चोट लग जाती है या बहुत ज्यादा तेज चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है तो उस वक्त क्या किया जाना चाहिए। तो उस वक्त क्या किया जाना चाहिए ये आप सभी को पता है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और अगर पॉसिबल है कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो फटाफट लेकर जाना है और उस वक्त तक उस स्थान पर एक साफ सुथरा कपड़ा कसकर बांध देना है। और फिर भी यदि बहुत अधिक रक्त बह जाता है तो उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ जाती है, यानी कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत भी पड़ जाती है। ये चीज दीदी ने अनिल को समझाई। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का रक्त आ जा सकता है? यानी कि उसने ये कहा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है, खून दिया जा सकता है? तो यहाँ पर अब दीदी क्या बता रही हैं वो देखिए। दीदी कह रही हैं कि अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। वो 4 प्रमुख वर्ग क्या हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है और जरूरत पड़ने पर जो जरूरतमंद होता है व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करके उसको बिल्कुल उसी से जो संबंधित रक्त ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उससे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अनिल कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ने पर ऐसा व्यक्ति ना मिले जो उस समूह यानी कि उस व्यक्ति को रक्त समूह का व्यक्ति कोई ना मिले तो क्या होगा। ये सारी बातें अनिल पूछ रहा है क्योंकि अनिल के जवाब जब दीदी दे रही हैं तो उसके डाउट्स जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा डाउट्स उसको क्लियर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से अब दीदी यहाँ पर बताती हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो जब रक्त बहुत ज्यादा बहने लगता है तो हमें किसी डोनर की जरूरत पड़ती है, किसी ब्लड डोनेट करने वाले की जरूरत पड़ती है कि उस व्यक्ति को ब्लड देने के लिए, क्योंकि प्रायः अलग अलग व्यक्तियों का जो ब्लड होता है वो अलग अलग होता है। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हमें ऐसी आपात स्थिति में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। और हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे ब्लड बैंक होते हैं। और अगर नहीं भी होते तो अलग से भी शहर में, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर अलग से भी ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। तो जहां पर सभी प्रकार के जो रक्त समूह हैं उन रक्त समूहों के रक्त को तैयार करके रखा जाता है। और जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड बैंक में रक्त का जो भंडारण होता है, रक्त सुरक्षित रह सके, रक्त संरक्षित रह सके, उसके लिए समय समय पर लोगों को रक्तदान करना होता है। तो अभी यहाँ पर हमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है, रक्त समूह के बारे में बताया। तो एक बार हम रक्त समूह के लेते हैं कि क्या होता है रक्त समूह, किसे कहते हैं ब्लड ग्रुप।
तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर रक्त के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली हैं, बहुत सारी बातें हमने रक्त के विषय में हमने पढ़ी, आरबीसीज के विषय में पढ़ी, डब्ल्यूबीसीज के विषय में पढ़ी, प्लेटलेट्स के विषय में पढ़ी। तो अब हम एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ये 4 प्रकार हैं आपके ए, बी और ओ। ठीक है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो है ए, बी और ओ। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है जहां पर ब्लड को रखा जाता है वहां पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और रक्त के अध्ययन को, यानी कि जब हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं, उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसमें 100 ml, यानी कि अगर 100 ml आप ब्लड ले रहे हैं तो इसमें 15% हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में जो 100 ml हीमोग्लोबिन अगर हम लेते हैं ब्लड का, तो उसमें 15% ऑक्सीजन पुरुषों में तथा 13% ऑक्सीजन महिलाओं में होती है 100 ml हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब यहाँ पर रक्त के कार्य, तो रक्त सबसे पहले ब्लड जो रक्त समूह है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं ए बी और ओ, और ये सब पॉजिटिव साइन वाले हैं। और इसी तरह से नेगेटिव साइन वाले भी हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये रक्त समूह की बात हमने यहाँ पे की। तो जैसे कि अनिल ने पूछा कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो ए बी है वो क्या होता है कि वो अपना जो ए बी जो है उसको सर्वग्राही कहते हैं। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, यानी कि ये सबसे ले सकता है। ए बी जो है वो सबसे ले सकता है ब्लड, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और स्वयं ए बी से भी ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा। और जो ओ है उसको सर्वदाता, ओ को कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो केवल ओ से ही ले सकेगा। ए बी वाला जो व्यक्ति होगा वो सबसे ले सकता है, और बी वाला बी से ले सकता है, ए वाला ए से ले सकता है, बी वाला ओ से ले सकता है, ए वाला ओ से ले सकता है ब्लड। ठीक है, तो ये है ब्लड ग्रुप, ये है रक्त समूह। तो 4 तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप, जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें जो ए पॉजिटिव होता है वो ए पॉजिटिव वाले से ले सकता है, बी पॉजिटिव जो है वो बी पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। लेकिन जो ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो केवल और केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। तो इसको सर्वग्राही यानी कि ये सबसे ले सकता है, सर्वदाता यानी कि ये सबको दे सकता है। ठीक है, तो ये रक्त समूह की बात, ब्लड ग्रुप की बात। इसके बाद रक्त के कार्य, रक्त के क्या कार्य हैं हमारे शरीर में। तो रक्त के कार्य हम अपनी जो पीडीएफ जो हमारी बुक का है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है, और
भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों से ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि जो भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व हैं उनको क्या करता है, जैसे ग्लूकोज उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों पर पहुंचाता है। जो भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, वो उनको उनके उपयुक्त स्थान पर पहुंचाता है। शरीर के तापक्रम को, यानी कि जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है उसको संतुलित बनाए रखता है, बॉडी टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखता है। रक्त में उत्पन्न जो अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो उनको एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। जैसे जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है। किडनी जो होती है वो क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है। तो रक्त में जो भी यूजफुल चीजें होती हैं, आवश्यक चीजें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, या शरीर के लिए उपयुक्त जो होता है वो ब्लड में चला जाता है, वो हमारे शरीर के अन्य भागों में चला जाता है। और जो अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो शरीर के अपशिष्ट होते हैं, उनको या मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। और दूसरा, यहाँ पर रक्त का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि प्लेटलेट्स की सहायता से होता है। रक्त में स्थित जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फाइब्रिनोजिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन जो पाई जाती है वो क्या करती है, वो जब कहीं कटे हुए स्थान पर जहां से रक्त बाहर आता है, तो जो फाइब्रोनोजिन हवा और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में क्या करती है, फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वो एक तार नुमा, यानी कि जाली नुमा संरचना बना देती है, और जिसमें ये रक्त के कण जो है फंसते चले जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, रुधिर का थक्का जम जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। जब इंसान के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और देखिए, ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर ब्लड डोनेट की बात कर रहे थे, ब्लड को डोनेट करने की बात कर रहे थे कि कैसे ब्लड को डोनेट किया जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां पर रक्त को समूह के रूप में तैयार करके रखा जाता है, और इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडारण सुरक्षित हो सके, इसके लिए समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। तो आप देखते होंगे न्यूज में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर में हमेशा रक्तदान को प्रोत्साहित किया जाता है, रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, एडवर्टाइज में भी देखा होगा कि रक्तदान महादान, एक बार 1 यूनिट जो आप ब्लड देते हैं उससे आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। किसी को अगर देखिए प्लेटलेट्स की कमी होती है, या किसी में अगर प्लाज्मा की कमी होती है, तो ये सारी चीजें चढ़ाई जा सकती है इंसान को रक्त में से। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना होता है, ताकि उन जगहों पर रक्त सुनिश्चित हो सके, रक्त सुरक्षित हो सके और रक्त संरक्षित हो सके। तो यहाँ पर अनिल एक बहुत ही बड़ा सवाल करता है कि मैं भी क्या रक्तदान कर सकता हूँ। तो दीदी से कहता है कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो दीदी कहती है नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी 18 वर्ष से अधिक का जो व्यक्ति होता है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होता है, वो भी रक्तदान करता है। और वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो रक्तदान कर सकता है, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, दीदी कहती है एक समय में उनसे, यानी कि जो ब्लड डोनेट करता है, 300 मिलीलीटर, केवल एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। और प्रायः ये समझा जाता है, लोगों में क्या एक
एक अविश्वास होता है, या लोगों में कहें तो एक ऐसी बात फैल जाती है कि ब्लड डोनेट करने से हमें कमजोरी हो जाती है, ब्लड डोनेट करने से हमें वीकनेस आ जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये जो विचार है ये बिल्कुल निराधार है। इसका कोई आधार नहीं कि आप एक 300 ml अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा या आप कमजोरी महसूस करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर WBCs और RBCs के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, निरंतर ये क्या होती हैं, समय समय पर बनती रहती हैं और समय समय पर खत्म होती रहती है। तो देखिए, अगर आपने डोनेट कर दिया, समाप्त तो उन्होंने वैसे भी होना है, नष्ट तो उन्होंने 120 दिन बाद या 1 महीने बाद होना ही है, लेकिन 20 दिन बाद, लेकिन अगर आप डोनेट कर देते हैं, अगर आप दान करते हैं, तो देखिए बन तो रही है वो एक रेगुलर। अगर आप डोनेट करते हैं तो आप देखिए कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। तो देखिए ये विचार जो है बिल्कुल निराधार है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है। तो क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बता सकते हैं, इस बारे में समझा सकते हैं कि हमें भी रक्तदान करना चाहिए। आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो 300 ml जो ब्लड हम डोनेट करते हैं, इतना ब्लड तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है। यानी कि 300 ml मिलीलीटर जो ब्लड है वो तो कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में बन जाता है। इसी तरह से वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि उसमें से थोड़ा सा लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अगर मदद की जाए, उसको जीवन दान किया जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दीदी ने ये समझाते हुए अनिल को कहा। तो अब यहाँ पर अनिल के मन में भी इस तरह की बात आती है और अनिल कहता है कि दीदी, बड़े होकर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, मैं भी रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तब दीदी कहती है, शाबाश अनिल। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी दी। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक हमारा ये चैप्टर था। और इस पार्ट में हमने क्या क्या यहाँ पर सीखा वो आपने देखा कि रक्त का ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, या रक्त कैसे जमता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी चीजें इस चैप्टर में हमने सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं। तो इस पार्ट में हमने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर पढ़ा है वो है रक्त क्या है। ब्लड के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे हमारे शरीर में जो अस्थि मज्जा होती है वहां पर ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो इस तरह से देखिए, एक बार हम फिर से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ब्लड मानव शरीर में संचरण करने वाला जो तरल पदार्थ होता है, उसको तरल पदार्थ के द्वारा हृदय में जो जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से पूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, वो रक्त कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रक्त के बारे में अपना पढ़ लिया। तो आगे इसको एक बार पढ़ेंगे। रक्त के भाग। तो रक्त के भाग में हमने सबसे पहले कहा कि रक्त के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है। 2 मेन पार्ट्स हैं रक्त के। पहला पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है रुधिराणु। पहला पार्ट है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, तरल पदार्थ होता है पीले रंग का। और दूसरा है रुधिराणु, जिनको आप रुधिराणु यानी कि आप इसको 3 भागों में बांटते हैं रुधिराणु को। कौन कौन से 3 भाग हैं वो भी देख लीजिए। 3 भाग हैं आपके। सबसे पहले प्लाज्मा जो तरल होता है, लाल रक्त कणिकाएं
और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसमें से आपका 55% केवल और केवल प्लाज्मा होता है, और ये तीन जो आपके हैं ये आपका आता है 45%, ठीक है। 45% आपका लाल रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स का आपने यूज देखा, आपने काम देखा कि किसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए रक्त का जो तरल भाग है जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, लवण होते हैं 0.1%, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है 7%, 0.9% लवण होते हैं, 0.1% आपका यहाँ पर ग्लूकोज होता है, और यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो प्लाज्मा होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को आपका नियंत्रित करता है। और दूसरा, शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है, यानी कि शरीर को रोगों से भी बचाता है प्लाज्मा। और साथ ही यह घावों को भरने में भी सहायक होता है, जैसे कि हमने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो संपूर्ण उपापचयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। शरीर में जितना भी उपापचय होता है इसमें ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। संवहन यानी कि शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। इनका जीवन काल भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और एक घन मिलीलीटर में 50 लाख रक्त कण पुरुषों में तथा 45 लाख रक्त कण महिलाओं में होते हैं, ठीक है। इनका निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और कैसे होता है इस पर भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि जब आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, जब आप हेल्दी फूड लेते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, कच्चा माल इकट्ठा होता है, किसके लिए, ब्लड बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा जो आरबीसीज होती हैं आरबीसीज का सामान्य से कम होना यानी कि नॉर्मल लेवल से कम होना एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता कहलाता है। और स्प्लिन जो शरीर में रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक का काम करता है, ठीक है, इसे कहा जाता है पील्हा भी इसे कहा जाता है। दूसरा है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने यहाँ पर पढ़ी, वो है कि इनको हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये रोगाणुओं से, वायरसेस से लड़ते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है और इसका कार्य रोगाणुओं से लड़ना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर में डटे रहते हैं और जब भी कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमें इन्फेक्टेड करने की कोशिश करता है, तो ये पूरी जान लगाकर उससे लड़ती है, उसको बाहर भगाने की कोशिश करती हैं, उसको निष्क्रिय करने की कोशिश करती हैं। और इनका सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया और सामान्य से अधिक होना ल्यूकोमिया कहलाता है। और ये दोनों डिफिशियंसी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बढ़ना और डब्ल्यूबीसी का कम होना दोनों ही अलग अलग तरह की डिफिशियंसी है, बीमारियां हैं, ठीक है। इस तरह से हमने
यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं भी पढ़ी, उसके बाद हमने प्लेटलेट्स को डिस्कस किया जो कि हमने अभी पहले भी कर लिया। तो लगभग पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफी कुछ हम यहाँ पर से अब हम आते हैं अपने चैप्टर से जुड़े हुए, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर पर। तो देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सरल हमारे ये प्रश्नों उत्तर हैं, और एक बार इन पर डिस्कस करते हैं, बाकी का आप इनको होमवर्क में करके लेकर आएंगे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले अगर बहुत तेजी से रक्त बह रहा है तो हमें डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए, और उससे पहले हमें प्राथमिक उपचार जैसे कि एक साफ कपड़े से उस घाव को कसकर बांध देना चाहिए। इससे क्या होगा? रक्त का बहाव रुक जाएगा। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? देखिए, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य रूप से देखने पर वो हमें लाल कलर का द्रव दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, और बहुत सारे काम ये ब्लड करता है, इसीलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, और उस पौष्टिक और संतुलित आहार में हरी सब्जियां, फ्रूट, दूध, सैलेड और गोश्त, या और भी जो भी चीजें आपको लगती हैं, आप इंटरेस्टेड हैं किसी फेवरेट फूड में, जैसे आप कोई फल सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो आप वो सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, अंडा, दूध, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। यानी कि एक संतुलित, एक बैलेंस्ड डाइट आप लेंगे तो आप एनीमिया से बच सकते हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पेट में कीड़े ज्यादातर छोटे बच्चों के होते हैं, और छोटे बच्चों के क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिना हैंड वॉश किए कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, और ज्यादातर वो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, और कोई भी चीज उठाकर उसको मुंह में डाल लेते हैं। तो क्या होता है? इनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले शौचालय में, शौच के लिए प्रॉपर शौचालय में जाना चाहिए, खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। अपने आसपास घरों में सफाई बनाए रखनी चाहिए। अपने किचन में जो भी आप फूड यूज कर रहे हैं उसे प्रॉपर साफ करके धोना चाहिए, और उसको धोकर ही काटना चाहिए, और कोई भी खाना है बना हुआ यदि है तो उसको ढक कर रखना चाहिए। स्ट्रीट फूड नहीं खाने चाहिए, और साथ ही जब भी आप अपने घर के आसपास घूमते हैं तो अपने पैरों में स्लीपर्स, चप्पल जरूर पहननी चाहिए। ठीक है। अगला है, सफेद रक्त कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? देखिए, सफेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में अटैक करता है उससे वो लड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर का वीर सिपाही कहा है। और अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान करने से क्या लाभ होता है? देखिए, ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने से आप एक समय में 3-3 जिंदगियां बचा सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को कभी भी आपका ब्लड जो है दिया जा सकता है, काम आ सकता है। इसीलिए आपको जब भी समय मिले, जब भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं, आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांस लेने से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? लाल कण पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये तो आपके पाठ से दिए गए प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर आपने 3 से 4 दिनों में जो भी हमने इस सेशन को पढ़ा है, जो भी इस चैप्टर को पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है चैप्टर से जुड़ी हुई, तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।